एक बार हम हाँ अच्छी तरह प्रॉपर्ली जी। सेक लेंगे। तो अब हम इसको डालेंगे थोड़ी थोड़ा करके। वैसे बहुत से लोग कटहल को जो है वैसे भी खाते हैं एक फ्रूट की तरह। अच्छा। जी। तो लेकिन उसके लिए ये होता है कि ये जब पेड़ पर होती है तो तभी अगर पक जाती है बहुत अच्छी तरह जी। से तो इसको फिर फ्रूट की तरह मीठा हो जाता है ये अच्छा। पकने के बाद। अच्छा। तो ऐसे भी यूज करते हैं, लेकिन ये कच्चा कटहल होता है जो सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाकर फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इनको निकालेंगे तो इसके लिए हमें दूसरा स्पून चाहिए। लाइन में पकड़ लीजिए। तो इससे एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा। जी। गैस सिम कर देती हूँ मैं। जी। अब इसी ऑयल में हम सबसे पहले डालेंगे जीरा। ठीक है। जब ब्राउन हो जाएगा जी। जीरा तो हम इसमें प्याज डालेंगे। ठीक है। इसको चला दूं। जी। प्याज हमें सॉफ्ट करनी है। ठीक है। अब देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। जी। तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। हम्म। मिर्च पाउडर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। जी। हल्दी, और धनिया पाउडर और नमक। नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ठीक है। फिर थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। पानी डालकर हमें मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। जब मसाला भुनने लगेगा तो फिर हम इसमें दही डालेंगे। ठीक है। मसाला पूरा भुन जी। जाने के बाद जी दही दही डालेंगे। ऐड करेंगे। दही के साथ मसाला नहीं पकाया जा सकता। नहीं, पका सकते हैं, लेकिन ये होता है कि दही क्योंकि पानी छोड़ती है और ये कटहल जो है वो जल्दी ही गल जाता है। अच्छा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि दही के पानी में ही मतलब गल जाए पानी, ताकि कम डालना पड़े। ठीक है। देखिए मसाला तैयार है भुनकर। जी। तो हम इसमें दही डालेंगे। आप स्पून दे दीजिए। चलाते रहिए इसको ताकि ये जो है मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। फिर हम इसमें कटहल डालेंगे। तो कटहल डालने के लिए मुझे एक और स्पून दे दीजिए आप, बड़ा। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस थोड़ा सा डालेंगे मामूली सा पानी। ठीक है, तो मैं डाल दूं। जी। बस। अब ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ले ये ली दूसरे चम्मच ले। हरा धनिया। अब
अब इसको गलने तक हमें ढककर रखना है। तो सरवर जी अब हम इसको ढकते हैं जी, ताकि अच्छे से गल जाए। जी। तो चलिए नाज़रीन, थोड़ा और इंतजार करते हैं ताकि हमारा जो कटहल है वो अच्छे से गल जाए। तो चलिए नाज़रीन, देखते हैं कि हमारी जो ये कटहल और अंडे का कॉम्बिनेशन है तैयार हुआ है कि नहीं। आइए जी चेक करते हैं। जी। तो ये बिल्कुल तैयार होने वाला है। तो थोड़ा सा हम इसको चमचे से चलाते हैं ताकि मिक्स हो जाए आराम से। तो ये जो है हम थोड़ा वैसा बनाते हैं, सूखा सूखा सा। जी, आसानी से रोटी के साथ जी। ऑफ कोर्स खाई जा सकती है। तो बस अभी इसका ऑयल जो है जब अलग हो जाएगा थोड़ा, तो यानी कि भुन गया है। जी, तो हमें इसको भूनना होता है अच्छी तरह से। ये देखिए आराम से। फिर इसके जो पीसेस होते हैं जी, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम गोश्त खा रहे हैं, जी। क्योंकि इसमें जो रेशे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं पकने के बाद। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए हम लेंगे सर्विंग प्लेट और गार्निश के लिए उबला हुआ अंडा। ठीक है, लाइए मैं पकड़ लूं। तो नाज़रीन बनकर तैयार है कटहल विद एग। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो लीजिए दोस्तों, कटहल और एग का ये कॉम्बिनेशन आपको पसंद आया होगा, हम इसकी पूरी उम्मीद करते हैं। आप भी इसे घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। कटहल विद एग बनाने के लिए चाहिए कटहल, अंडा, प्याज, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पत्ता, टमाटर, बॉइल्ड एग, दही, तेल और तेज पत्ता। कटहल विद एग बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में कटहल, अंडा, फिर एक कढ़ाई में जीरा, प्याज, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और पानी डालकर भूनें। फिर उसमें दही, फ्राई कटहल और हरा धनिया डालकर पकाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर ऊपर से अंडे डालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी और आप उन्हें बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का, जो इतना मसरूफ रहने के बावजूद हमें अपना वक्त देती हैं। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ आपको याद दिला दूं कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। बस आपको अपनी रेसिपीज हमें भेजनी होंगी। जो भी रेसिपी सिलेक्ट होती है उसे हम फ्राइडे को अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्सर रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार मैं सरवत ज़हरा आपकी खिदमत में दोबारा जरूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए
मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जब अपना खाक पास समझे वो हमसे खाक सारों को जब अपना खाक पास समझे हम अपनी खाक सारी अपने हक में कीमिया समझे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब। ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर फसादात की जांच करने वाले अदालती कमीशन के दफ्तर पर हमला, बंदूक की नोक पर दस्तावेजात से छेड़छाड़, मामला दर्ज। सिमी के नाम पर गिरफ्तारियों को फिरके वाराना रंग देने की कोशिश। उज्जैन के शहर काजी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हालात कशीदा लेकिन काबू में। नांदेड़ की स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के क़याम का मुतालबा। वाइस चांसलर ने कहा उर्दू के मामले पर होगा गौर। और कानपुर के टेक्सटाइल फेस्टिवल में कश्मीरी ताजिरों को मायूसी, शायकीन की भीड़ लेकिन खरीदार नदारद। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर फसाद की जांच अदालती कमीशन कर रहा है, लेकिन अदालती कमीशन को इस काम में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बुध के रोज लखनऊ में वाक़ कमीशन के दफ्तर पर नामालूम अफराद जबरदस्ती घुस आए और दस्तावेजात तलाश करने लगे। हद तो यह हुई कि नामालूम अफराद ने दफ्तर के चपरासी पर बंदूक तान दी। दफ्तर के चपरासी के मुताबिक नामालूम अफराद दफ्तर के अलमारी भी खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक फोन आ गया जिसके बाद वो फौरी दफ्तर से निकल गए। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर क्या हुआ था जब आप यहाँ पर आए थे? क्या जी, मैं ऑफिस के टाइम 9:30 बजे आ गया था और दो आदमी थे जो इंडिगो कार थी और जब ब्लैक उसके शीशे थे, वो कार यहीं बाहर खड़ी हुई थी बाउंड्री के बाहर। तो वो कार मैंने जब आया था ऑफिस तो मैंने देखी थी। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में बाहर वाले कैबिन में बैठा हुआ था। फिर वो दो आदमी वहां से उतरे, एक बाहर था और एक अंदर घुसने लगा। तो मैंने अंदर वाले का विरोध किया कि आप अंदर क्यों घुस रहे? तो उसने पिस्टल लगा दी मेरे ऊपर और बोला कि तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं यहाँ का चपरासी हूँ, एम्प्लॉय हूँ। तो बोला कि कितने लोगों का स्टाफ है? मैंने कहा 4 लोगों का स्टाफ है। फिर वो कहने लगे कि यहाँ क्या होता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होता है।
फिर वो सचिव साहब के रूम में चले गए, फिर उन्होंने उनकी ड्रॉर खोली और हमारे स्टोनो बाबू की ड्रॉर वगैरह खोली, उसमें कुछ फाइलें देखी, पर फाइलों में कुछ रफ पेपर थे, इसलिए उनके पर एक कॉल आ गई उसी समय। उन्होंने अलमारी भी अंदर की खोलना चाहा पर वो खुली नहीं, तब तक उनकी कॉल आई, तो उन्हें अपने दूसरे साथी से बोला कि अब चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर वो दोनों लोग यहाँ से चले गए। फिर मैंने अपने संजय भैया को फोन किया, फिर स्टोनो बाबू को किया, फिर सचिव साहब को फोन करके FIR दर्ज कराई गोमतीनगर थाने में। मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, शामली और कुर्ब जवार के दीगर इलाकों में लोग खौफ हिरास के साए में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार मारूफ समाजी कारकुन शहनाज सिदरत ने मुजफ्फरनगर दौरे से वापसी पर किया। ETV से बात करते हुए शहनाज सिदरत ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ ऐलान किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की ढाढ़स बांधने और उन्हें मदद करने वाले समाजी कारकुनान मुतासरीन के हालात को देखकर हैरान हैं। समाजी कारकुन शहनाज सिदरत के मुताबिक जिन हालात में मुतासरीन रहने पर मजबूर हैं वो नाकाबिले बयान है। हुकूमत उनकी मदद के नाम पर एक तरह से मुतासरीन के जख्मों पर नमक पाशी कर रही है। मेडिकल कैंप लेके गई थी, बाकायदा दवाएं और डॉक्टर्स की एक टीम लेके गई थी, तो मैं जाके देखा कि शाहपुर कैंप भी हटा दिया गया, पुलिस ने जबरदस्ती वहां से उसको हटा दिया। अब वो लोग तितर बितर हो गए, जिसको जहां जगह मिली है वो वहां कोई सड़क के किनारे उसने अपना लगा लिया है खेमा, कोई कहीं चला गया। और कुछ लोग जहां मैंने मेडिकल कैंप लगाया वो थे जिनको मुआवजा मिला और उन्होंने प्लॉट वहां पर छोटा सा ले लिया है, आप समझ लीजिए मेरे ख्याल 12 बाई 12 का, और उस पर उन्होंने अपना वो तंबू गाड़ लिया है, मतलब रह वो उसी में रहे, पन्नी में ही रह रहे हैं सर्दी में भी। तो उस जगह मैंने कैंप लगाया था और मेरे ख्याल में 1200-1300 लोग थे जिनको हमने दवाएं वगैरह प्रोवाइड की। उत्तर प्रदेश हुकूमत और कौमी सियासी पार्टियां चाहती हैं कि मुतासरीन अपने घरों को लौट जाएं, लेकिन शहनाज सिदरत ने मुतासरीन के घरों को ना लौटने की बुनियादी वजूहात कुछ यूं बताई। असली चीज जो है जो वहाँ की हमें समझ में आती है, तो ये कि काफी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, और दूसरी सबसे बड़ी कि जो कल्प्रिट हैं वो आजाद घूम रहे हैं। जो सबसे बड़ा उनको तकलीफ है, जो दहशत है, वो इस बात की है जो अपने घर को लौटना नहीं चाहते हैं। आप समझ रहे, एक औरत है उसके 30-40 बीघे जमीन थी, उसका अपना बीघों में घर था और आज वो एक उसमें रह रही है, झुग्गी में रह रही है। आप सोचिए उसकी क्या हालत है कि कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसने आंसू हमारे सामने ना बहाए हों कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं, जो मुलजिम है इस डर से, उनके खौफ से वो नहीं जा रहे हैं कि जो गए थे। और दूसरी बात ये कि वहां लोगों ने शिकायत की कि अभी भी माहौल वैसा ही है दहशत वाला, क्योंकि बसों में जहां भी मुसलमान मर्द या औरतें अकेली इक्का दुक्का उसमें जा रही हैं तो उनके साथ बहुत, जिसको कहते हैं ना हिंदी में अपशब्द इस्तेमाल होते हैं, बहुत नारवा उनके साथ सलूक होता है, बहुत गंदे रकीक कमेंट्स उनके ऊपर होते हैं, जिससे उनका मॉरल बहुत डाउन हो रहा है और वो एक तरह से खौफ में जिंदगी गुजारे। एक तरफ हुकूमत सकाफती प्रोग्रामों के नाम पर नाच गानों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और दूसरा पहलू ये है कि उसी के लुटे पिटे शहरी कपकपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये सब कुछ एक ऐसी हुकूमत कर रही है जो अक़लियतों की मसीहाई का दावा करती है। ETV न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन ज़ियाउद्दीन रिजवी ने इदारे को कारकर्द बनाने का अज़्म जाहिर किया है। लखनऊ में आज अपने ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन की बंद पड़ी स्कीमों को फिर से शुरू कराया जाएगा। मरकजी हुकूमत से फंड जारी कराने के लिए रियासती हुकूमत से गारंटी की रकम का इंतजाम कराना और मुलाजमीन की परेशानियां दूर करना उनकी तरजीहात में शामिल है। कॉरपोरेशन के मुलाजमीन और चेयरमैन के हामियों ने गुलदस्तों से उनका खैर मकदम किया। वाज़ेह रहे कि रियासती कॉरपोरेशन पर मरकजी इदारे के तकरीबन 83 करोड़ रुपए बाकी हैं, जिसकी वजह से नया फंड नहीं मिल पा रहा है। हम CM से बात करके इसका बजट निश्चित कराएंगे कि इसका बजट बने अलग से, जो घाटे में खसारा है उसको दूर किया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम चलेंगे और उनसे भी हम वार्ता करेंगे कि इसको क्रियाशील बनाया जाए, इसको अच्छा किया जाए ताकि जो इसका मिशन है वो पूरा हो सके। क्योंकि इतने दिनों से बंद पड़ा हुआ है, पैसे के अभाव में हमारे कर्मचारी भी बेचारे परेशान हैं और हमारी अक़लियत तक इसका जो प्रोग्राम है पहुंच नहीं पा रहे, तो उसको पहुंचाने के लिए हमको पैसे की जरूरत है, और जो पैसा है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इस साल के बजट में इसका जो है परिधान कराए।
इन साल मुल्क में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए दीगर सियासी जमातों समेत ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आसाम समेत मगरबी बंगाल से भी उम्मीदवार नामजद करने का फैसला किया है। आज कोलकाता में पार्टी की जानिब से मुनक्किदा पहले सियासी जलसे में पार्टी के MP बदरुद्दीन अजमल ने मगरबी बंगाल हुकूमत को हर महाज पर नाकाम बताते हुए मुसलमानों के तई वजीर आला ममता बनर्जी के दावों को भी गलत बताया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के साथ इत्तेहाद की खबरों को गलत बताते हुए मगरबी बंगाल से 12 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर किया। पहले कांग्रेस ने इन लोगों के साथ धोखा किया, उसके बाद CPI CPM गवर्नमेंट ने धोखा किया, और अब ममता बनर्जी की जो हुकूमत आई है, उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने 4 महीने के अंदर ये कह दिया कि हमने मुसलमानों से जो 99% वादा किया था वो पूरा कर दिया। हमने कहा ये 99% झूठ है, ये मुसलमानों के साथ 99% धोखा है। बंगाल में ये चलता रहेगा। इलेक्शन में हमारी पार्टी कॉन्टेस्ट करेगी और हर उस जालिम का मुकाबले में हम कैंडिडेट देंगे जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतने पिछड़े हुए हालत में आए। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में सीमी के नाम पर हो रही गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज उठाने का मामला अब फिरकावाराना रंग इख्तियार करता जा रहा है। रियासत के गवर्नर से मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज उठाने के मामले में अब मुखालिफत बढ़ती जा रही है। बाएं बाजू की हिंदू तंजीमों ने इसके खिलाफ महाज खोल दिया है। पिछले 2 रोज से हालात कशीदा लेकिन काबू में हैं। सिमी के नाम पर उज्जैन के कुछ मुसलमान नौजवानों की गिरफ्तारी को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। ATS की कार्रवाई के खिलाफ रियासत के गवर्नर से नुमाइंदगी करने की पादाश में बाएं बाजू की हिंदू तंजीमों ने उज्जैन के शहर काजी खलीकुर रहमान के खिलाफ महाज खोल दिया है। शहर काजी की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर मंगल के रोज अखंड हिंदू महासभा ने एहतजाजी रैली निकाली। बताया जाता है कि रैली पर पथराव हुआ और उसके बाद उज्जैन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। हिंदू महासभा के कारकुनों का इल्जाम है कि पुलिस ने जानिदारी का मुजाहरा किया, जिसकी मजम्मत में शहर में बंद मनाया गया। पुलिस ने हसास इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी, फ्लैग मार्च किया गया और इजाफी फोर्स को तैनात किया गया। पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में 60 अफराद को हिरासत में लिया गया है। हालात कशीदा लेकिन काबू में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश TV पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग TV पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात।
नांदेड़ की स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी में उर्दू शोबे के क़याम और उर्दू के कोर्सेज शुरू करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी मुस्बत इक़दाम की यकीन दहानी कराई है। SRT यूनिवर्सिटी में उर्दू न होने की वजह से तलबा को आला तालीम के लिए दूर दराज शहरों का रुख करना पड़ता है। नांदेड़ में वाक़ स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कोर्सेज की तालीम दी जाती है, लेकिन उर्दू मीडियम के तलबा के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में अभी तक कोई कोर्स शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से नांदेड़ और अतराफ के अजला के तलबा और तालिबात को आला तालीम के लिए दीगर शहरों का रुख करना पड़ता है। SRT यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस मामले पर गौर करने का यकीन दिलाया है। हाँ, वो उर्दू तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मुझे भी उर्दू पढ़ना आता है। ओके, मैं उर्दू पढ़ता हूँ, तो उसके बारे में हम अवश्य प्रयत्न करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारा क्या है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऐसा स्कूल है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है किसी लैंग्वेज का, लेकिन उर्दू के बारे में हम जरूर सोचेंगे। सुकूत हैदराबाद से पहले मराठवाड़ा का शुमार रियासत हैदराबाद दक्कन में होता था, जिसकी वजह से यहाँ के अजला में उर्दू का माहौल पाया जाता है। दानिश्वरों का कहना है कि अगर SRT यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू कायम होता है तो इसका फायदा न सिर्फ नांदेड़ के मुहिबान उर्दू उठा सकेंगे, बल्कि अतराफ अकनाफ के कई अजला के तलबा को इसका फायदा होगा। तो यहाँ पर उर्दूदा तबके इतने कसीर तादाद में है कि यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायर्ड तादाद है वो बहुत आसानी से मुहैया हो सकती है। अगर ये शोबा SRT यूनिवर्सिटी में अगर कायम होता है तो अतराफ व अकनाफ के जितने लोग हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले तुलबा सिर्फ उसी शहर से नहीं होते, बल्कि वो आसपास से अतराफ व अकनाफ से उसकी शोहरत और उसके स्टेटस के हिसाब से लोग उसमें जो है पढ़ने के लिए आते हैं। ये इलाका हमारा महाराष्ट्र का और खुसूसियत से मराठवाड़ा, यहाँ उर्दू पढ़ने वालों की इस कदर ज्यादा तादाद है कि वहां से जब कोई आता है, दिल्ली से कोई आता है या उत्तर प्रदेश से कोई आता है, और जब वो उनको उसका पता चलता है कि यहाँ उर्दू पढ़ने वालों को कभी भी ये महसूस नहीं होता कि हमको उर्दू मीडियम से नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत अहम बात है। दानिश्वरों का कहना है कि मराठवाड़ा के इलाके में उर्दू के फरोग के लिए माहौल काफी साजगार माना जाता है। ऐसे में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया कैंपस में उर्दू का शोबा कायम करती है, तो यूनिवर्सिटी का ये इक़दाम उर्दू को उसका हक देने के मुतरादिफ होगा। ETV न्यूज, नांदेड़। जंतरियां, कैलेंडर न सिर्फ मालूमात का जरिया हैं, बल्कि जबान व अदब के फरोग में भी ये नुमाया मकाम रखते हैं। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के सन 2014 के कैलेंडर में रियासत के उन अदीबों और शायरों का खाका और मुंतखबा कलाम पेश किया गया है जो अब इस दुनिया में नहीं है। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के तहत शायद साल 2014 का कैलेंडर आम कैलेंडरों से मुनफरिद है। इस कैलेंडर में अंग्रेजी और इस्लामी महीनों की तारीख के अलावा उर्दू जबान और अदब का अक्स देखने को मिलेगा। मारूफ अदीब मुनीर अहमद जामी ने इस कैलेंडर को तरतीब दिया है। कैलेंडर में कर्नाटक के चंद मारूफ अदीबों, शायरों की तस्वीर, मुख्तसर तारुफ और उनके कलाम को भी शामिल किया गया है। राई हो रही है। इसकी खुसूसियत यह है कि इसके अंदर जो है रियासत कर्नाटक के मशहूर और मारूफ कलमकार, नसर निगार व शायर जो गुजर चुके हैं, उनकी याद रफ्तगान को ताज़ा करने के लिए हमने उनको इस कैलेंडर में जो है मौजू जगह इनायत फरमाई है। और इस कैलेंडर की एक और खुसूसियत यह है कि हिंदुस्तान के जो मायानास कलमकार हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन कलमकारों की जो है विलादत और जो है जो उनकी वफात की तारीख भी इसमें नुमायां तौर पर दर्ज की गई है। ये उर्दू हलकों में इस कैलेंडर की खूब सताइश हो रही है। उर्दू अकेडमी के इक़दाम को भी सराहा जा रहा है। महकमा अक़लियती बहबूद ने इस कैलेंडर की मौसर अंदाज में तशरीह का बीड़ा उठाया है। गुज़िश्ता साल में हमने जनाब हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटक साहब की सदारत में एक कैलेंडर निकाले थे। इस साल भी हमने निकाले हैं। इससे ज्यादा ये सारी लाइब्रेरीज को सर्कुलेट होगा। इससे उर्दू की सकाफत, उर्दू की डेवलपमेंट से ज्यादा फायदा हो सकता है। काबिल तारीफ ही नहीं बल्कि काबिल तकलीद भी है, ताकि जो है आने वाली नस्ल को ये पैगाम दिया जा सके कि हमारे कलमकार कैसे थे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये भी तवज्जो दिलाना चाहूंगा अकेडमी को कि वो प्रूफ रीडिंग की तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे, इसलिए कि जहाँ शायरों का कलाम शामिल हुआ है उसमें प्रूफ रीडिंग की कमी की वजह से जो है शेर नहीं रहे, बल्कि जो है उनका मफहूम ही तब्दील हो जाता है।
कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत पहली मरतबा साबिक चेयरमैन खलील मामून के दौर में कैलेंडर शाये हुआ था। साबिक चेयरमैन अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी और अब एकेडमी के मौजूदा चेयरमैन कमरुल इस्लाम ने भी इस रिवायत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। 6 जनवरी को रांची की तालिबा शाहीन निशा का